आज जब हम बिहार का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए गरीबी, पिछड़ापन, है ना? पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यही वो धरती है जो कभी ज्ञान, शासन और संस्कृति का, कह सकते हैं, ग्लोबल सेंटर हुआ करती थी। पूरी दुनिया को यहाँ से दिशा मिलती थी। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, इतना गहरा विरोधाभास, आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल ये नहीं है कि बिहार गरीब है, सवाल ये है कि आखिर बिहार गरीब हुआ कैसे। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और ये बस कुछ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक सफर है, एक ऐसी कहानी को समझने का कि कैसे एक महान विरासत अर्श से फर्श तक आ पहुंची। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब बिहार का नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता था। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि शक्ति, ज्ञान और संस्कृति का एक ग्लोबल हब था। जैसे कि पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उस जमाने में दुनिया के सबसे पावरफुल शहरों में से एक था। और नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज, ये तो ज्ञान के ऐसे सेंटर थे जहां सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, जापान जैसी जगहों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। मतलब गवर्नेंस हो, इकोनॉमी हो या एजुकेशन, हर फील्ड में बिहार लीडर था। ये कोई पिछड़ा हुआ इलाका बिल्कुल नहीं था। और अब इस तुलना को देखिए, तब और अब में जमीन आसमान का फर्क है। जो जगह कभी दुनिया का सेंटर हुआ करती थी, वो आज भारत का सबसे गरीब राज्य है। जो ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था, वो आज प्रवासी मजदूरों का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। ये बदलाव, ये गिरावट कितनी बड़ी और दुखद है, इसे समझना बहुत जरूरी। तो सवाल उठता है कि ये सब बदला कैसे? आखिर हुआ क्या? कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, वो है ब्रिटिश राज। अंग्रेजों के आने के साथ ही वो दौर शुरू हुआ जिसने बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज की, कह सकते हैं, कमर ही तोड़ दी। देखिए, 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद से ही अंग्रेजों ने एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत बिहार को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो किसानों को उनकी ही जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। फिर यहाँ के जो कीमती संसाधन थे, उन्हें ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा। और तो और यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, उन्हें जानबूझकर खत्म कर दिया गया ताकि वो ब्रिटिश सामान को कोई टक्कर ही ना दे पाए। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि बिहार को एक प्रोडक्शन सेंटर से बदलकर सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। बस अंग्रेजों की ये जो चाल थी, ये एक ऐसी आर्थिक चोट थी जिसके निशान आज भी, इतने सालों बाद भी, बहुत गहरे हैं। फिर आया 1947, देश आजाद हुआ। एक नई सुबह, नई उम्मीदें। सबको लगा कि अब बिहार अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बदकिस्मती से आजादी के बाद का दौर बिहार के लिए एक और नजरअंदाजी की कहानी लेकर आया। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य थे जो स्टील प्लांट्स, डैम्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ था बिहार, जिसे सिर्फ वादे मिल रहे थे। जहां दूसरे राज्यों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपना मेन गोल बनाया, वहीं बिहार दशकों तक अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स के दलदल में ही फंसा रह गया। और ये अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या थी? ये थी जाति आधारित राजनीति। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां चुनाव और सरकारें विकास के एजेंडे पर नहीं, बल्कि जाति के समीकरणों पर बनते बिगड़ते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि रोजगार, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो असल मुद्दे थे, वो हमेशा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के शोर में कहीं दब कर रह गए। और जब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, तो एक ऐसा दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। बिहार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये विशिष्ट साइकिल काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो जाति आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी गई। जब पॉलिटिक्स का फोकस डेवलपमेंट पर नहीं होगा तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, नौकरियां नहीं पैदा होंगी। इससे युवाओं में आएगी निराशा, फ्रस्ट्रेशन। और हमने देखा 90 के दशक में कैसे क्राइम और रंगदारी ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। और जब माहौल ऐसा हो तो लोग क्या करेंगे? इसका सीधा नतीजा हुआ बड़े पैमाने पर पलायन, माइग्रेशन। और सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि बिहार के वही टैलेंटेड और मेहनती लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे शहरों को बनाने में अपना खून पसीना बहा रहे थे, और उनका अपना घर, अपना राज्य, वो और भी पीछे छूटता चला गया। और यहाँ एक और बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ तो बिहार देश को सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर्स देता है, और दूसरी तरफ वही राज्य अपने करोड़ों नौजवानों को बेसिक स्किल डेवलपमेंट और नौकरियां देने में फेल हो जाता है। मतलब लोगों के हाथ में यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तो हैं, पर उन डिग्रियों के हिसाब से मौके वो नहीं।
तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद सवाल यह है कि असली जड़ कहाँ है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर उस असल वजह पर फोकस करते हैं जहां शायद सोल्यूशन भी छुपा हो। सच ये है कि बिहार गरीब नहीं है। बिहार को दशकों तक सही लीडरशिप से वंचित रखा गया है। ये जो बात है ना, ये इस पूरी पड़ताल का सार है। प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कमी की कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी सही लीडरशिप और पॉलिटिकल विल की कमी की। बिहार गरीब नहीं है, बिहार को गरीब रखा गया है, और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि आज भी बिहार के पास वो सारी ताकतें मौजूद हैं जो एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए चाहिए। यहाँ की जमीन दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीनों में से एक है। यहाँ देश की सबसे यंग पॉपुलेशन रहती है, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका इतिहास इतना गौरवशाली है जो हमेशा प्रेरणा देता है। और यहाँ के लोग, वो तो अपनी मेहनत और टैलेंट के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या बिहार एक बार फिर भारत को लीड कर सकता है? क्या वो अपनी खोई हुई विरासत को वापस पा सकता है? जवाब हाँ, हो सकता है, लेकिन कुछ बड़ी शर्तें हैं। शर्त यह है कि पॉलिटिक्स जाति के समीकरणों से बाहर निकलकर डेवलपमेंट के ट्रैक पर आए। शर्त यह है कि इंडस्ट्रीज की चिमनियां यहाँ फिर से धुआं उगलें और यहाँ की जो यूथ पावर है उसे बाहर जाने के बजाय अपने ही राज्य में काम और सम्मान मिले। अगर ऐसा हो सका तो इतिहास गवाह है कि पाटलिपुत्र की ये जमीन गिरकर दोबारा उठना बहुत अच्छी तरह जानती है। ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।